कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहनी हो मया भरे झोंका जय जोहार राम राम बहुत बहुत स्वागत करत हूँ आप सबो झन के। और संगवारी हो छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा कहे जाते, लेकिन छत्तीसगढ़ में देखो संगवारी हो बहुत से भाटा भर्री जमीन रथे, उमें भी बहुत से प्रकार के फसल लिए जा सकत है। जैसे कि हम बात करन प्राचीन समय में फसल ले के परंपरा रही से कोदो कुटकी रागी। अब ये हमारे बस्तर क्षेत्र में जो किसान मन है संगवारी होते मन ह खरीफ के मौसम में भी और रवि के मौसम में भी व्यावसायिक रूप में कोदो के फसल लेते। तो संगवारी हो आज हमन यही चर्चा करबो कि कोदो के उन्नत खेती कैसे करे जाए। विशेषज्ञ के रूप में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर नीतीश तिवारी जी में बुलाहूँ, वो है वैज्ञानिक हरे और आप मन ला बताही कि कोदो के उन्नत खेती कैसे करे जाए। लेकिन चर्चा ला शुरू करं ओकर पहली आप मन बर है कुछ खास बात ओला देखो। जैसा कि आप देख सकते हैं 54 टैंक्स की बायोफ्लॉक यूनिट है मेरी, जिसमें कि 48 टैंक्स जो हैं वो 30,000 लीटर कैपेसिटी के हैं, 4 टैंक जो हैं वो 50,000 लीटर कैपेसिटी के हैं एवं 1 लाख लीटर का मेरा सेमी बायोफ्लॉक की यूनिट है। तो बायोफ्लॉक पद्धति के बारे में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि यह एक सघन मत्स्य पालन की अत्याधुनिक तकनीक है, जिसमें कि बैक्टीरिया यूज़फुल बैक्टीरिया के झुंड या फ्लॉक द्वारा मछली के अपशिष्ट या मल को पुनः मछली के भोजन में परिवर्तित किया जाता है। यह तकनीक जो है वो बिल्कुल ही कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में की जाती है। किसान भाइयों देखे हो कोदो के उन्नत खेती के बारे में हम चर्चा करबो। विशेषज्ञ नीतीश तिवारी जी में बुलावत हूँ और सबसे पहली सवाल ओकर से ही करत हूँ आप मन डहाल ले कि छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है माटी है ओकर हिसाब से यहाँ के जो जमीन है यहाँ के जो भर्री भाटा है तेमे कोदो कुटकी के खेती हो सकत है का। और कोदो के हम बात करन ता कोदो के खेती कैसे हो सकत है जलवायु के हिसाब से, ओकर जमीन कैसे होना चाहिए, का महत्व है कोदो के और का संभावना है खेती के। आओ सबो बात ला बतावत है तिवारी जी है, का बतावत है संगवारी हो देख लेथन। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोदो हम बहुत पुरातन काल से हमारे छत्तीसगढ़ में खेती होते आ रही है। और इसका मुख्य कारण ये है छत्तीसगढ़ में खेती होने का, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो भूमि है उसमें जो ऊपर नीचे बोलते हैं, जैसे कि इंग्लिश में उसको बोलते हैं अनडुलेटिंग, मतलब कहीं पे भाटा है, कहीं मटासी है, कहीं डोरसा है और कहीं कन्हार है। तो जब भाटा ज़मीन की बात करते हैं, जैसा कि जब वहाँ पे कुछ लगाने की स्थिति में नहीं होते किसान भाई, धान नहीं हो सकता यदि समस्या है, और ऐसे ज़मीनों पे हम उसका सबसे अच्छा उपयोग कोदो रागी कुटकी ये जो लघु धान्य फसलें बोलते हैं इनको लगाकर हम बहुत अच्छे से उस ज़मीन का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि इन फसलों में सबसे अच्छी बात ये होती है कि उस पानी की ज़रूरत कम पड़ती है, तो जो पानी उस पे नहीं रुकता उस ज़मीन पे, भाटा ज़मीन पे और मटासी ज़मीन पे, तो वो कोदो के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि वो कम पानी पे ही हमें उपज प्रदान कर देती है। दूसरी बात ये कहना है कि कोदो और जो भी लघु धान्य फसलें हैं उसमें एक खासियत होती है। किसान भाई शुरू से, मतलब जब हमारे पुराने समय की बात करें तब से देखा गया है कि इस फसल को इसलिए लेते हैं कि ज़मीन का उपयोग के साथ साथ ही हम इस फसल को, इसका भंडारण जो है बहुत लंबे समय तक कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का भंडारण के दौरान किसी प्रकार की कीड़े बीमारी इसको नुकसान नहीं पहुंचाते, जिसके कारण से किसान इसका उपयोग खाने के लिए कर सकते हैं। रही बात इसके कोदो के जो दाने हैं उनका महत्व अपन बात करें या इसका व्यापारिक महत्व की बात करें, तो कोदो जैसा कि पुरातन काल से चला आ रहा है, जो भी व्यक्ति को शुगर की बीमारी है, मधुमेह की बीमारी है, उस बीमारी के लिए ये जो अनाज है ये सबसे अच्छा है। किसान भाइयों, आप सभी को मालूम है कि कोदो का जो दाना होता है लघु धान्य फसलों में सबसे बड़ा माना गया है। तो ये दाना का जो साइज़ बड़ा होने के कारण से इसका चावल खाने के लिए उपयोग किया जाता है, और स्पेशली यानी विशेष तौर पे जो लोग
मधुमेह से पीड़ित हैं उस लोग इसका उपयोग करते हैं। लघु धान्य फसलों की एक और विशेषता है कि इसमें रेशे ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण से ये आराम से पचता है, तो हमें भूख बहुत देर में लगती है। देर में लगने के कारण से जो मधुमेह पीड़ित लोग हैं उनको कम खाने में भी एनर्जी मिलती रहती है। तो किसान भाइयों, इस कारण से ये फसल का बहुत ज़्यादा हमारे छत्तीसगढ़ में महत्व है और इसकी खेती हम बहुत पुराने समय से करते आ रहे हैं और पूरे देश में छत्तीसगढ़ का नाम इन फसलों के लिए है कि यहाँ पे ये फसल उगाई जाती है और यहाँ पे ये फसल हमको मिल सकती है। अब हम बात करते हैं जलवायु की और ज़मीन की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोदो की फसल सामान्य तौर पर बरसात के समय यानी वर्षा ऋतु में ही ली जाती, खरीफ सीजन पे। किंतु कभी कभी कुछ किसान इसको, जिनके पास सिंचाई के साधन होते हैं और भाटा ज़मीन होती है, उसमें ये किसान लोग रबी की फसल के रूप में भी इसको लगाते हैं। तो रही बात जलवायु की, तो जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ, कम पानी में ही इसकी फसल बहुत अच्छे से ली जा सकती है। और ज़मीन की बात हम जो कर रहे हैं, ज़मीन आपको मैंने 2-3 बार अभी पहले भी बताया कि भाटा यानी कि हल्की जो मिट्टी होती है, ऊपरी मिट्टी, जिसको हम किसी फसलों के लिए उपयोग नहीं कर पाते, उन ज़मीन का उपयोग या उस भूमि का उपयोग हम इस फसल के लिए बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसका विशेष तौर पे ध्यान रखिए कि इन भूमि का चयन करते समय हमको ये रखना है, ध्यान रखना है कि वहाँ पे पानी ना रुके। किसान भाइयों देखे हो, कहा तरी से तिवारी जी हा कि छत्तीसगढ़ में भर्री भाटा जमीन बहुत रही जेमें कुछ उपयोग नहीं होवे, तो जमीन के उपयोग भी हो जाते और बढ़िया मांग रही हमर जोन छत्तीसगढ़ में कोदो के पूरा देश में भी विदेश में तको जावत है। और एकर काबर महत्व है संगवारी हो, जोन मनखे मन मधुमेह से ग्रसित रही यानी डायबिटीज़ बीमारी रही ओ मन ला कोदो खायल कथे और कोदो खाए से बहुत ज़्यादा फायदा ओकर शरीर में होथे, ओकर जोन मात्रा है ते मन ला भी अच्छा रही। तो ये सब बात के हिसाब से कोदो के खेती की संभावना ला बताई से, ज़मीन के बारे में बताई से। अब ज़मीन के तैयारी कैसे करना है और बीज के बुआई कैसे करना है, यही बात ला पूछ लेथन। का कहा थे तिवारी जी है? ज़मीन की तैयारी पर जैसा कि हम पहली जो जुताई होती है, थोड़ी गहरी जुताई करते हैं, जिससे कि ज़मीन में भुरभुरापन बहुत अच्छे से बना रहे। और क्योंकि इसके बीज बहुत छोटे होते हैं, कोदो के बीज बहुत छोटे होने के कारण से हमें ज़मीन को, मतलब मृदा जो है वो भुरभुरापन होना उसमें बहुत ज़्यादा आवश्यक है। एक गहरी जुताई करने के बाद फिर दूसरी बार आड़ी, एक बार खड़ी गहरी जुताई करके एक बार आड़ी हल्की जुताई करने के उपरांत हम रोटावेटर या पाटा से हम उसको भुरभुरा बना लेते हैं और एक समान कर लेते हैं, जिसके कारण से कि ज़मीन इस बारीक बीज वाले फसल के लिए अच्छे रूप से तैयार हो जाए। इसके अलावा आप चाहें तो फसल लगाने के पूर्व ज़मीन में गोबर की खाद जो अच्छी तरीके से अपघटित हुई हो, डिकम्पोस्ट हो, उसके 10 टन तक की मात्रा आप प्रति हेक्टेयर, मतलब 2.5 एकड़ में डाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस तरीके से ज़मीन को हम भुरभुरा बनाते हैं। तत्पश्चात ज़मीन पे आप सीड ड्रिल से लाइन खिंचवा के आप चाहें तो हाथ से उसकी बुआई कर लीजिए उन कतार पे, क्योंकि कतार में बोने से एक फ़ायदा ये होता है कि हर पौधे को सही तरीके से नाइट्रोजन और दूसरे प्रकार के उर्वरक प्राप्त होते रहते हैं, साथ ही उसको सही रूप से हवा, प्रकाश, ये सब मिलता रहता है। तो लाइन कतार में बोने का अपना एक महत्व है किसान भाइयों। और साथ ही इसको हम यदि कम खर्च में करना चाहें तो इसके लिए सबसे अच्छा होगा ट्रैक्टर से, सीड ड्रिल से हम बुआई करें। बुआई करते समय बीज को यदि हम किसी मिश्रण में मिला के बोएं, जैसा कि रेत है या गोबर की खाद को है, जिसके साथ मिक्स करके हम यदि बोते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये बारीक सीड है, इसलिए इसको ज़्यादा गहराई में इसका नहीं जाना उचित होगा। इसकी जो गहराई है 2 से 3 सेंटीमीटर पर रहना सबसे अच्छा होगा। तो किसान भाई इसका विशेष तौर पे ध्यान दें। यदि कि सीड ड्रिल से बुआई वो नहीं कर पा रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि सीड ड्रिल से निशान बनवा के, कतार का निशान बनवा के उस पर बीज को डाल के ऊपर से गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट या फिर
बारीक महीन मृदा मिट्टी है उससे अच्छी तरीके से उसको ढक दें, जिससे इनका अंकुरण अच्छे तरीके से हो। कोदों का जो सबसे ज़्यादा चयन हम सबसे अच्छी वैरायटी या किस्म का जो प्रयोग करते आ रहे हैं, पहले हम JK41 और JK48 का नामक किस्मों का प्रयोग करते थे, जो कि जबलपुर की किस्में हैं। आज के समय में हम इंदिरा कोदो 1, छत्तीसगढ़ कोदो 2 और छत्तीसगढ़ कोदो 3 का उपयोग सामान्य तौर पर कर रहे हैं। इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है किसान भाइयों कि छत्तीसगढ़ कोदो 1 और 2 और 3 जो हैं वो स्मट नाम की एक बीमारी होती है, जिसमें कि बीजों का उत्पादन कम हो जाता है और बीज जो होते हैं वो बीमारी जनित हो जाते हैं आगे भी, तो उसका हम ये सहनशील होने के कारण उसका रोकथाम होता है। तो इन बीजों का प्रयोग आप कर सकते हैं, जिससे कि आप अधिक से अधिक 10-12 क्विंटल तक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं प्रति 2.5 एकड़ में। किसान भाइयों, उत्तम बीज का अपना महत्व है, क्योंकि ये जो बीज होते हैं ये प्रमाणित होने चाहिए और दूसरे खरपतवारों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि इससे फसल का उत्पादन अच्छी तरीके से बना रहे। किसान भाइयों देखियो, बीज के किस्म बताई से, उन्नत किस्म प्रमाणिक बीज ला बताई से और बोए तरीका बता डले रही से आप मन देखे हो। किसान भाइयों पहली बतावत रही तिवारी जी तो कहत रही कि भाटा जमीन हो या सामान्य खेत हो, जमीन में जल निकास वाला जमीन होना चाहिए, पानी नहीं रुकना चाहिए। लेकिन पानी पलोना जरूरी है, तो पानी पलोए बर कब कब पलोबो, कैसे पलोबो, जब खरीफ में लगाए हैं तब और रबी में लगाए हैं तब, ये दोनों मौसम के पानी पलोए के विधि ला पूछथन और का बतावत है देख लेथन। देखिए, जल प्रबंधन का ऐसा है कि यदि खरीफ में हम लगाते हैं तो सामान्य तौर पर यहाँ पे जो प्रचलन में है, किसान भाई बरसात में जो पानी, वर्षा ऋतु से जो पानी मिल रहा है उससे उसकी पर्याप्त उपयोगिता, उसकी मतलब जो उसकी मात्रा उसको आवश्यकता है वो आवश्यकता उसकी पूरी हो जा रही है। किंतु यदि हम रबी में इसी बात को करें तो रबी में हमको सिंचाई की आवश्यकता होगी, और ये आप अच्छी तरीके से जान लीजिए कि आपको हर 20 दिन में एक सिंचाई करना होगा। सामान्य तौर पे जब कंसे निकलते हैं जो कि 40 दिन के आसपास, या फिर जब दाने भरते हैं जो कि 80 दिन के आसपास दाने भरने इस पे शुरू होते हैं, उस दौरान आप पानी की बिल्कुल कमी ना होने दें। जल निकास इसलिए आवश्यक है क्योंकि कभी कभी इस फसल में ज़्यादा जल हो जाने के कारण से इसकी उपज पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और पौधे जो हैं ज़्यादा नमी में ज़मीन में गिर जाते हैं। तो इसलिए जल निकास की व्यवस्था भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो फसल है तो सामान्य तौर पर पुराने समय में ये चला आ रहा है कि किसान भाई इसके बीज को डाल के सामान्य तौर पे जो उपज मिल जाता है उसको वो ले लेते हैं। लेकिन जब हम व्यापारिक या खेती करने जा रहे हैं तो हमको ये ध्यान में रखना है कि उसकी उर्वरक की मात्रा भी हमको पूरी करनी है, जिससे कि पौधों के उपज अच्छी हो और उसकी बढ़वार अच्छी हो। इसलिए कोदो की फसल में 40 किलो जो नाइट्रोजन की मात्रा प्रति हेक्टेयर हमको देना है, जिसमें कि आपको शुरुआत में आधी मात्रा और कुछ मात्रा का उपयोग हम कंसे निकलने में और उस बची हुई मात्रा का दाने निकलने के समय पे करना है। इसके अलावा 30 किलो फास्फोरस और 20 किलो हमको पोटास की मात्रा भी इसमें देना है, जिससे कि ये पौधे मजबूत रहें और अच्छी उपज हमको प्रदान कर सकें। किसान भाइयों, चर्चा कोदो के उन्नत खेती के जारी रही, लेकिन ओकर पहली एक ठन विराम ले लेथन और आप मतलब दिखाथन ये खास संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। किसान भाई ओकर बात आथे कि कोदो में कुछ प्रकार के खरपतवार भी आथे का। खरपतवार आ जाथे, खाद के नियंत्रण हमला करना है, खाद के प्रबंधन करना है, तो कौन सा पोषक तत्व हमला देना है कोदो बर, और खाद के संगे संग खरपतवार के नियंत्रण कैसे करना है। आओ जानकारी लेथन तिवारी जी से। किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं कि सभी फसलों की एक ही समस्या होती है सामान्य तौर पे, यदि हम बहुत अच्छे से उसका भूमि का चयन करें, उसके बाद हम तैयारी करें और उसके बाद हम अच्छे से इरिगेशन दें, ये सब करने के पश्चात हमको एक मुख्य चीज़ ध्यान में रखना पड़ता है कि जो फसल हम बो रहे हैं उसके साथ ही साथ कभी कभार खरपतवार आ जाते हैं। तो खरपतवार आने की समस्या जो है सामान्य तौर पे 2-3 कारणों से हो सकती है। एक तो गलत बीज का चयन करना, यानी कि उस बीज में पहले से ही खरपतवार के बीज मौजूद है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि जिस ज़मीन का हमने चयन किया हो वहाँ पे खरपतवार की मात्रा बहुत ज़्यादा पहले रही हो और उसके बीज वहाँ पे गिरे हों, तो उस कारण से भी हो सकता है। और तीसरी चीज़ ये है कि हम खरपतवार को यदि अनियंत्रित रूप से बढ़ने दें तो भी खरपतवार हमको सामान्य रूप से परेशान करते हैं, हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इस फसल के लिए खरपतवारों के नियंत्रण हेतु हमको सामान्य तौर पे सबसे अच्छा जो अंकुरण पूर्व हम एक दवा डालते हैं, यानी कि जब हमने बुआई करी और पहली सिंचाई दी उसके उपरांत हम जो दवा डालते हैं वो दवा सबसे अच्छी ये है कि पायरोजोसल्फरान, जो कि साथी नाम से आती है, जिसका उपयोग हम धान की फसलों में भी करते रहे हैं। उसका उपयोग 100 ग्राम का जो पैकेट हमारे पास आता है उसका उपयोग हम 1 एकड़ के लिए अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा हम दूसरी जो खरपतवार नाशी हैं उनका चयन भी कर सकते हैं, जैसे कि 2,4-D है, जिसका उपयोग हम 20 से 25 दिन पर 500 से 750 ml प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करते हैं। इसके अलावा तीसरी जो दवा है अल्मिक्स नाम से या मेटसल्फ्रॉन प्लस क्लोरीमुरॉन करके आती है, उसका चयन भी हम कर सकते हैं। उसका 4 ग्राम की प्रति हेक्टेयर की मात्रा पर्याप्त होती है। ये सारी जो खरपतवार नाशी हैं या निंदा नियंत्रण के लिए सहायक रासायनिक तत्व हैं, ये सारी रासायनिक तत्व धान के लिए भी उपयोगी होते हैं। तो किसान भाई इससे बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं और इसका उपयोग वो अच्छे से कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात आते खाद के बाद
कि कोनो रोग रही लग जथे का, समस्या आ जथे का, और का नाम है में ओकर निरीक्षण हमन करती रही वो खेत के, तब हमला पता चलही कि हमार खेत में का समस्या है और ओकर निदान हम कैसे करन। आओ समस्या के बारे में जानकारी लेते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया कि जैसा कि बीमारी जनित बीमारी से सुरक्षित एक किस्म का नाम बताया कि आप बीमारी यदि इस फसल में होती है तो उसका नाम है स्मट और एक होती है रस्ट। तो इसके लिए हमारे जो अच्छी प्रचलित वैरायटी जो किस्म निकाली गई है वो छत्तीसगढ़ कोदो 2 और छत्तीसगढ़ कोदो 3 की किस्म निकाली गई है। ये दोनों ही सहनशील किस्में हैं। इसके अलावा यदि आप कोई और बीज का उपयोग कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा होगा कि जब हम बीजोपचार की बात करते हैं बुआई के समय, तो बीजोपचार के लिए हम सबसे अच्छा कार्बनडिज्म जो दवा होती जो कि पावरस्टीन के नाम से बाज़ार में उपलब्ध है, उसकी 3 ग्राम मात्रा प्रति किलो की दर से हम डाल सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि कोदो की जो बीज दर है वो 10 किलो प्रति हेक्टेयर की मात्रा उसके लिए आवश्यक है, तो 3 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से इसकी 30 ग्राम की मात्रा लगेगी। इसके अलावा हमको और अधिक उत्पादन के लिए एक और बीजोपचार हम कर सकते हैं जो कि पीएसबी और एजोडोपैक्टर कहलाता है। पीएसबी को आप जानते हैं फास्फोरस सॉल्युबलाइजल बैक्टीरिया। जो ये बैक्टीरिया जो होता है जो ज़मीन में फास्फोरस रहता है जो कि पौधों को अप्राप्त रहता है, वो फास्फोरस को ये घुलनशील बना देता है, जिसके कारण से इसका उपचार हमें करना चाहिए। इसकी 5 ग्राम प्रति किलो बीज के दर से इसका उपयोग हम कर सकते हैं। एजोडोपैक्टर जो कि नाइट्रोजन के लिए सहायक होता है, नाइट्रोजन की मात्रा को पूर्ण करने के लिए, इसकी भी 5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से हम इसका भी बीजोपचार कर सकते हैं। तो किसान भाई, यदि हमको बीमारियों से बचना है तो बीजोपचार करना हमारे को बहुत ही आवश्यक होता है। और पहले जैसा मैंने बोला कि आप बीज जो हैं उचित किस्म की और उचित जगह से ही उसका खरीद करें, जिससे कि आपको इन सारी समस्याओं से दूर रहें। कीट इसमें कोई विशेष प्रकार के नहीं लगते और ये बहुत सहनशील फसल है, जिसके कारण से हमें इसकी अत्यधिक देखरेख करने की आवश्यकता नहीं होती। समस्या के बाद पूरा निराकरण करे के बात ल बताई से ओकर बाद बात आथे कि फसल के हमला कटाई कब करना है, और फसल के कटाई के बेरा, कोदो के फसल के कटाई के बेरा सावधानी भी कुछ रखना है का, ये बात ल जान लेथन संगवारी हो। फसल कटाई में आपको सब जो क्वेश्चन है कि खरीफ में कैसा होगा और रबी में कैसा होगा, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सामान्य तौर पे खरीफ में जो कोदो की जो कटाई है वो 100 से 120 दिन के अंतराल पे किस्म के आधार पे हो जाती है। जब दाने इसके काले चमकदार हो जाएं तो इन दानों का हमको कटाई कर लेना है और हमको अपने खलिहान में लेके आ जाना है। इसको हम वैसे ही इसकी मिसाई और सफाई करते हैं जैसे कि बाकी फसलों की करते हैं। इसको यदि हम रबी फसल में ले रहे हैं तो हमको विशेष तौर पे ध्यान देना पड़ेगा। रबी फसल में इसकी जो कटाई है वो थोड़ा अधिक दिन में होती है और 10 दिन 15 दिन का अंतर आ सकता है, क्योंकि उस समय थोड़ा ठंड के कारण से इसकी बढ़वाड़ थोड़ी धीरे होती है। तो उस समय हम इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान दें। किसान भाइयों को मैं एक विशेष बात और बताना चाहूँगा कि सामान्य तौर पर किसान जो इस फसल को लगाते आ रहे हैं वो इसकी डायरेक्ट बुआई करते हैं, सीधी बुआई करते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, ट्रैक्टर से या फिर हाथ से बुआई करते हैं। आजकल कोदो और रागी जैसी लघु धान्य फसलों को हम रोपाई के द्वारा भी लगा रहे हैं। तो ये उन्नत तरीका इसलिए निकाला गया है, जैसा धान को हम रोपाई करते हैं वैसे ही इनका छोटे छोटे पौध को हम रोपाई करते हैं। इससे हम अधिक उपज पा सकते हैं और हम समय पर इसकी कटाई कर सकते हैं। तो किसान भाई इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान दें।
संगवारी हो अच्छा लागी सोई तो आपन चिट्ठी पाती लिखे करो। चिट्ठी पाती लिखे के हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़, पिन कोड है 492007। ये पता में आप मन चिट्ठी पाती लिखे और संगवारी हो। अवैया बेरा एक नवा विषय के जानकारी लेके आप मन के तीर में फिर गोड़ बात करे बर आहूँ। तब तक आप मन हाँ दूरदर्शन कार्यक्रम से जुड़े रहो संगवारी हो। लेकिन मोला देवा विदा, हमार कार्यक्रम यही मेरे सिरावत है। जय जोहार, राम राम।